आवाज़ सही है पीछे तक। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज़ थोड़ा सा इको हो रहा है, उसको थोड़ा सा। कहाँ तक पहुँचे थे कल हम लोग? अब शांत हो जाइए। तो सुनामी हो गया था क्या? स्टार्ट होना है। भाई ये पीडीएफ नहीं है। अभी भेजा होगा ना। हाँ ये वाला है। यहीं से चलना है। कल के क्लास को थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हमने चक्रवात आपदा के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने जाना कि संक्षिप्त में कि चक्रवात होता क्या है। दूसरा हमने जाना है कि भारत में चक्रवात आने का समय क्या है और उसका क्षेत्र कौन सा होगा। तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ दोनों प्रकार के चक्रवात का क्षेत्र है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो भी, और जो दो शीतोष्ण चक्रवात है वो भी। जो शीतोष्ण चक्रवात है वो भारत में मूलतः जो है सो शीत ऋतु में, अभी आप देख रहे हैं कि पेपर में आज भी चर्चा में है कि बारिश होने की संभावना है ना। कल थोड़ा सा गर्मी भी लग रही होगी। तो इट में भी जो है सो एक आध दिन में पश्चिमी विक्षोभ कोई आएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर सब में वर्षा भी होती है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ शीतोष्ण चक्रवात है जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और वो भारत में शीत ऋतु में आता है। किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ये प्रभाव उसका किस तरीके से होता है, ये हमने देखा है। उसके बाद था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब आता है भारत में, किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो हमने देखा तीन समय है उसका, है ना। एक मानसून पूर्व का समय है, एक मानसून का है, और तीसरा जो है मानसून के बाद का है। कहाँ पर वो साइक्लोन बनता है वो हमने देखा। फिर साइक्लोन का प्रभाव क्या होता है। तो साइक्लोन के प्रभाव को बेसिकली वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के संदर्भ से है। तो इसमें हम देखा कि एक उसमें प्राइमरी इम्पैक्ट है, जो कुछ उसका फंक्शन है जो तटीय क्षेत्रों में प्रभाव उत्पन्न करता है। और दूसरा हमने देखा कि उसके प्रभाव से जो कुछ द्वितीयक प्रभाव होते हैं, जिसका कुछ पर्यावरण पर भी और कुछ मानव पर भी प्रभाव जाता है। उसके बाद हमने देखा कि सुनामी सॉरी चक्रवात आपदा प्रबंधन के लिए हमारे यहाँ क्या किया गया। तो हमने आईएमडी के दो प्रयासों का उल्लेख किया था कि हमारे यहाँ चक्रवात पूर्वानुमान प्रणाली लगभग विकसित है। कलर कोड का यूज़ किया जाता है। फिर थोड़ा सा जो नामकरण होता है वो भी चर्चा हमने कर दिया था। और लास्ट में हम आ गए थे, कुछ पॉइंट आपको लिखाए थे जिसमें हमने कहा था कि इन पॉइंटों का हम चक्रवात में भी वर्णन करेंगे और सुनामी में भी। तो जो पॉइंट कुछ दो चार कल शुरू में रह गए थे केवल पॉइंट फॉर्म में, आज हम थोड़ा सा उसको डिटेल में भी जानेंगे, है ना। तो आज हम पहले चलेंगे सुनामी से, इसके बारे में जानेंगे, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। फॉर्मेटिंग हम लोगों ने टॉपिक का कर ही लिया है ना। तो आप बोर्ड पर आ जाइए। अभी लिखने की कुछ, कभी सुनामी देखा है? तब मूवी में या कहीं ऐसा आप देखेंगे तो आप बचेंगे थोड़े वहां पे। तो चलिए यहाँ बोर्ड पर आ जाइए आप। हाँ हो गया, अब आ जाइए बोर्ड पे। तो सुनामी जैसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये बंगाल के खाड़ी का सी लेवल है। और सुनामी जो उत्पन्न होता है ये सागर के नीचे की इतना गुनगुनाएंगे तो थोड़ा दूर दूर हम बैठा देंगे सबको। और शांत रहेंगे तो फिर सही रहेगा, नहीं तो 2 घंटा की क्लास होती है, उसमें आप शांत होकर नहीं बैठेंगे, ये आपके लाइफ स्टाइल को व्यक्त करता है। घर पर भी आप ऐसे ही रहते होंगे, और ऐसे लाइफ स्टाइल में पढ़ते जो होंगे आपको समझ में नहीं आता होगा।
कभी घर पर इससे भी बेकार रहते होंगे, ये तो तय है ना, ये तो क्लियर है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल में जो आप पढ़ते होंगे ना, वो समझ में नहीं आता होगा। तब आप टीचर के पास शिकायत लेके जाते हैं कि सर जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कभी आपने ये नहीं उसके बारे में सोचा कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल किस तरीके। किसी चीज को पढ़ने समझने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके मन एकाग्र नहीं होंगे तब तक चाहे टीचर पढ़ाए या आप खुद पढ़ें, आप उसे समझ नहीं सकते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि अभी तो हमारा 20-21 साल हुआ है, हमारा क्या है, तो अभी बहुत टाइम है। टाइम कैसे बीतता है ये पता नहीं चलता है। और जैसे ही 6 महीना 8 महीना होगा, अगला पीटी का समय होगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्लास में शांतपूर्वक रहना चाहिए था या फिर नहीं रहना चाहिए। अभी समय का मूल्य आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप आगे जाते हैं तब आपको धीरे धीरे उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। तो कम से कम 2 घंटे की क्लास होती है, उतना देर हमारा मकसद होना चाहिए कि हम पूरी दुनियादारी को भूल जाएं, मोबाइल को साइलेंट करें, बिल्कुल शांतिपूर्वक जो टीचर बता रहा है उसे सुने समझें, कहीं डाउट है तो उसको पूछ लें। और आप हल्ला करते रहेंगे तो इसमें क्या होता है कि आप तो नहीं समझेंगे, पड़ोसी को भी आप परेशान करते हैं कि वो भी नहीं समझ पाता है। तो बिल्कुल शांत होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, उतनी ही चीज़ें दिमाग के अंदर जाएगा। जितने आपके चाल चलन में वो एक होता है ना डाइवर्स रहेगा, वो उतना अच्छा नहीं होता है पढ़ाई के लिए, है ना। तो ये अगर हम मान लें कि बंगाल का खाड़ी है, तो सागर के नीचे की जो चट्टानें होती है ना, हम इसे मैरिन फ्लोर कहते हैं या हम इसे क्या कहते हैं, नितल कहते हैं। तो सुनामी जो है, सबसे पहले ये जापानी भाषा का शब्द है, इसमें दो वर्ण है या दो, एक शब्द है सु और दूसरा है नामे। सु का अर्थ होता है यहाँ बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहरें। इसका अर्थ होता है कि जापान में हार्बर्स के पास, बंदरगाह के पास जो लहरें आती हैं हम उन्हें सुनामी कहते हैं। लेकिन सुनामी एक तरंगों की श्रृंखला होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कुछ समय अंतराल पर तट के पास एक के बाद एक लहरें पहुंचना शुरू होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सुनामी एक सीरीज ऑफ वेव होता है। और ये जो सीरीज ऑफ वेव होता है, ये मैरिन फ्लोर जो है, इस मैरिन नितल में अगर कुछ अचानक परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन से सागर के जल में पहले क्या होगा कि ऊर्ध्वाधर रिप्लेसमेंट होता है। और जब ये ऊर्ध्वाधर रिप्लेसमेंट होगा तो जब सतह पर आएगा तो फिर इसका क्या होगा, क्षैतिज प्रवाह होना शुरू होगा। और चूंकि जब ये सतह पर से तट की ओर चलेगा तो एक के बाद, अब मान लीजिए कि एक लहर ये हुआ, एक लहर ये है, एक लहर ये है, तो तट के पास इसमें क्या होता है ना कि सीरीज ऑफ वेव पहुंचना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसलिए जब सुनामी की उत्पत्ति होती है तो सुनामी उत्पन्न होने के बाद तटों पर 10-20 मिनटों के अंतराल पर एक के बाद एक लहरें पहुंचना यहाँ पर शुरू होती है। और ये जैसे मैंने कहा कि सागर नितल में सडन परिवर्तन से इसकी उत्पत्ति होती है, वो किन कारणों से होगा अभी चलेंगे। बट जब ये सुनामी तटीय क्षेत्रों में पहुंचेगा तो इसका तटीय पर्यावरण पर भी प्रभाव जाएगा, मैरीन इकोसिस्टम पर भी प्रभाव होता है और स्थल पर इसका मानव जीवन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो ये जो सुनामी है, इसके उत्पत्ति का जो कारण है, सबसे पहले सुनामी उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं अंतः सागरीय भूकंप कहते हैं, सबमरीन अर्थक्वेक से उत्पन्न होता है। अब अंतः सागरीय भूकंप, इसकी तीव्रता कम से कम रिक्टर मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए 6.5 या ग्रेटर देन 7 या उसके आसपास होना चाहिए। जब 7 या उससे अधिक के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो उसको हम सुनामी उत्पन्न करने वाला कह सकते हैं। तो अंतः सागरीय भूकंप से आता है, लेकिन अंतः सागरीय भूकंप जो होता है ये दो कारणों से आ सकता है। दो कारणों से क्या आ सकता है कि ये भूकंप एक आ सकता है प्लेट के अभिसरण से आ सकता है। अब जिनकी प्लेट विवर्तन की पढ़ाई नहीं हुई है वो ध्यान से सुन लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा जो अंतः सागरीय कॉल्डेरा होता है, कॉल्डेरा का अर्थ होता है ज्वालामुखी उद्गार, अंतः सागरीय कॉल्डेरा से इस तरीके के सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है ना। प्लेट के अभिसरण में दो तरीके से सुनामी की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। अगर एक ओशियनिक प्लेट दूसरे महाद्वीपीय प्लेट से टकराए या फिर दो ओशियनिक प्लेट आपस में टकरा जाए। प्लेट के टकराने की तीन परिस्थितियां बनती है।
तो उसमें एक होता है कि एक कंडीशन हो कि दो महाद्वीपीय प्लेट टकरा जाए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर दो कॉन्टिनेंटल मास का कन्वर्जेंट हो रहा है, यहाँ पर कोई सागर की सीमा है नहीं, तो इस परिस्थिति में भूकंप तो होगा, लेकिन यहाँ पर सुनामी जनरेट होने की कोई संभावना है नहीं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, हिमालय का जो अभिसरण का क्षेत्र है वो दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण का क्षेत्र है, वहाँ कोई सागर का क्षेत्र है नहीं, इसलिए वहाँ हमें सुनामी की कोई उत्पत्ति देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हिमालय क्षेत्र में जब भी यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कन्वर्जेंट होता है तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल अभिसरण में सुनामी की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन जो शेष दो प्रकार का प्लेट अभिसरण होता है, जिसमें एक महाद्वीपीय और दूसरा महासागरीय हो या फिर दोनों महासागरीय हो, तो आप खुद अंदाज लगाइए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर एक महाद्वीपीय प्लेट है और दूसरा महासागरीय प्लेट है, तो वो मार्जिन तो है, सागर का किनारा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो महासागरीय प्लेट होता है वो थोड़ा भारी होता है, अधिक घनत्व वाला होता है, और अधिक घनत्व होने के कारण जहाँ पर वो टकराएगा, अगर आप मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, तो जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे, महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है, ये भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करेगा, दो प्लेट की सीमाएं टकराती है, तो यहाँ पर ये सागर के मार्जिन का किनारा है, इससे अंतःसागरीय भूकंप हो सकता है। और इस भूकंप की अगर मैग्नीट्यूड 7 या उसके आसपास हो तो फिर वो सुनामी का कारण बन सकता है। और अगर दोनों टकराने वाली जो प्लेटें हैं वो महासागरीय प्लेट हो, तो जाहिर सी बात है कि तो महासागर का ही प्रॉपर क्षेत्र हो गया, तो फिर इससे भी जो प्लेट के अभिसरण से भूकंप होगा वो अंतःसागरीय भूकंप है, और वो सुनामी को जनरेट कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर कहने का अर्थ है कि जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र है, वो इसी प्रकार के प्लेट अभिसरण की सीमा पर है। रिंग ऑफ फायर में महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट का टकराव है कई जगह पर, तो महासागरीय प्लेटों का क्षेपण हो रहा है। और जो आप जापान द्वीप पढ़ते होंगे, तो जापान द्वीप बेसिकली ऑसियोनिक ऑसियोनिक अभिसरण के क्षेत्र पर है, तो वहाँ पर भी क्या है कि इसलिए जापान में आप देखते हैं कि भूकंप सुनामी प्रायः आते रहते हैं, या ज्वालामुखी की घटनाएं भी होती रहती है। तो इस तरीके से जैसे आप बड़े तौर पर देखेंगे, हम छोटा सा मानचित्र लेके चलते हैं, यहाँ से आप आ जाएंगे तो ये जापान का एरिया हो जाएगा ना, यहीं पर है, ये रूस का हो जाएगा, और यहाँ से हम आ जाएंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का हो जाएगा ना। जो प्रशांत महासागर है ये प्रशांत प्लेट है, और यहाँ पर हम संक्षिप्त में समझने के लिए मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है। तो इधर कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका ना। ये पूरा का पूरा जो चारों तरफ प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट के पास एक महासागरीय प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे नाजका प्लेट है। मध्य अमेरिका के पास एक महासागरीय प्लेट का सबडक्शन है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर कोकोज प्लेट है। और उत्तर अमेरिका के पास एक प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं जुआन डी फूका प्लेट कहते हैं। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है जिसमें पश्चिम की ओर मोशन है, यहाँ पर साउथ अमेरिकी प्लेट हो जाएगा जिसमें इसमें। तो ये जो अभिसारी सीमाएं हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा अभिसारी सीमा जो है महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण का है, कि यहाँ पर ऑसियोनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर ये प्लेट है तो यहाँ से ये प्लेट खुलेगा, ये रिज का एरिया होता है, और ये पैसिफिक प्लेट अब चलेगी पश्चिम की ओर, है ना। और पैसिफिक प्लेट के सबडक्शन का जो मार्जिन बनता है वो यूरेशिया और यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास। तो यहाँ पर अब इसका सबडक्शन मार्जिन बनेगा, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो एरिया है भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र हो जाता है। तो एक ये क्षेत्र है विश्व में जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी सबसे अधिक होते हैं। दूसरा इस तरह का हम आप आ जाएंगे तो एक भूकंप का मध्य महाद्वीपीय पेटी है, जो हिमालय से होते हुए यहाँ पर म्यांमार से लेके, और ये इंडोनेशिया द्वीप होगा यहाँ पे, यहाँ तक का जो क्षेत्र है ना, फिर से एक सागरीय बेल्ट का एरिया है। और यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट या बर्मी प्लेट के साथ आप कह सकते हैं कि अभिसरण हो रहा है। इसलिए ये भी जो एरिया है ना, है तो पूरा का पूरा प्लेट के सबडक्शन का है, लेकिन इतना एरिया इसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी का आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में सुनामी से जो प्रभावित क्षेत्र है वो मूलतः पूर्वी तट का क्षेत्र है। जो पश्चिम तटीय क्षेत्र है वो भारत में सुनामी से प्रभावित होने वाला क्षेत्र नहीं है, क्योंकि अरब सागर के रिंग के सहारे कोई प्लेट के अभिसारी सीमाएं
नहीं मिलती है। तो यहाँ पर भी है, और आप देखेंगे अभी एग्जाम्पल आएगा तो उसमें आ जाएगा कि 2004 में सुनामी आया था यहाँ पे, और 2004 में जो सुनामी आया था यहीं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास अंतरसागरीय अर्थक्वेक हुआ था, और उसके कारण जो सुनामी हुआ था उसने लगभग 13-14 देशों को प्रभावित किया था। तो ये एरिया है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी का, जहाँ पर प्लेट की अभिसारी सीमाएं हैं, और इन क्षेत्रों में अगर अंतरसागरीय भूकंप होता है तो वो सुनामी का कारण बनता है यहाँ पे। तो इस तरह के जो भूकंप होते हैं, जैसे हमने कहा अंतरसागरीय भूकंप, ये दो कारणों से हो सकते हैं, अगर प्लेट का अभिसरण हो रहा है तो, और या फिर अंतरसागरीय कॉल्डेरा। अंतरसागरीय कॉल्डेरा का अर्थ होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट हो महासागर के क्षेत्र में, या जो रिंग ऑफ फायर का होता है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट जो होना चाहिए वो केंद्रीय उद्गार वाला होना चाहिए। अब केंद्रीय उद्गार का क्या अर्थ होता है ये हमें जानना होता है। ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी के आधार पर ज्वालामुखी विस्फोट को हम दो भागों में बांटते हैं ना। एक होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं दरारी उद्गार वाला ज्वालामुखी, है ना, रिफ्ट टाइप। रिफ्ट टाइप का अर्थ होता है कि इसका अर्थ आप इस तरीके से समझिए कि अगर यहाँ से मुखर्जी नगर तक का एरिया है या इससे भी ज़्यादा, क्रस्ट के चट्टानों में गैप आ जाए और उससे मैग्मा बाहर निकलना शुरू हो जाए तो उसको हम रिफ्ट टाइप वेल्केनो कहते हैं। और सेंट्रल टाइप का अर्थ होता है कि ज्वालामुखी जो है सो एक नलिका या पाइप के माध्यम से बाहर आ रहा है, जैसे हम लोग चापाकल लगाते हैं, बोरवेल लगाते हैं, तो उस तरीके का एक वेंट हो, और उस वेंट का संपर्क हो दुर्बलता मंडल से जो मैग्मा चेंबर होता है, और इस तरह के नस से या वेंट से होकर अगर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसको हम सेंट्रल टाइप इरप्शन कहते हैं। सेंट्रल टाइप इरप्शन में भी ज्वालामुखी के कई प्रकार होते हैं, इसमें भी आवाज़ की इंटेंसिटी जो होती है उसके आधार पर ये 5 प्रकार का होता है। तो अब यहाँ पर यह है कि इस तरीके का अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है और इसमें अगर आवाज़ की इंटेंसिटी अधिक हो, और आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर ये कोई सागर का क्षेत्र हो, मान लीजिए कि इस तरीके से यहाँ पर ये सी लेवल हो जाए, है ना, तो अब अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसकी इंटेंसिटी अधिक हो, गैस मैग्मा का अपवेलिंग अधिक हो, तो ये जो गैस मैग्मा होगा ये यहाँ से सागर के जल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और ये सुनामी की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। तो जो अंतः सागरीय ज्वालामुखी विस्फोट है या कॉल्डेरा इरप्शन है वो सुनामी का कारण बन सकता है। इसके अलावा जो सुनामी का कारण बनता है, दो तरीके से हमें इसको दो पॉइंट के माध्यम से समझना होता है। अगर मान लीजिए कि ये हम मान लेते हैं कि कोई स्थल का एरिया है इस तरीके से, और इस स्थल से लगा हुआ कोई सागर है यहाँ पे, आप इसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर सी लेवल है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि गहरे सागर में भी भूस्खलन की घटनाएं होती है। अगर गहरे सागर में कुछ विवर्तनिक परिवर्तन हो, और उस विवर्तनिक परिवर्तन के कारण अगर गहरे सागर में भूस्खलन की घटना होती है, यानी कि यहाँ की चट्टानें जो है, मान लीजिए इस तरीके का कोई चट्टान था यहाँ पे, और ये स्लाइड होके नीचे की ओर गिर गया है, तो ये जो स्लम्पिंग होता है गहरे सागर में भूस्खलन हो, तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो भूस्खलन है जो हुआ है सागर के जल को क्या कर सकता है, रिप्लेस करेगा, और ये रिप्लेस करके क्या कर सकता है, सुनामी को उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरीके से अगर गहरे सागर में भूस्खलन होता है तो ये भी सुनामी का कारण बन सकता है। तटीय क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए कि ये तटीय एरिया है और यहाँ का जो ये लैंड है, कोस्टल लैंड का भी अगर भूस्खलन हो जाए और ये सागर में अवतलित हो जाए, गिर जाए, तो कोस्टल क्षेत्रों में जो अपरदन होगा या भूस्खलन हो वो भी जल को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, और सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि गहरे सागर में, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ पृथ्वी की अंदरूनी हलचलों के कारण भूस्खलन की घटनाएं होती है, लेकिन अगर तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन होना हो तो उसका कारण क्या हो सकता है। इसका मैक्सिमम कारण यही हो सकता है कि तटीय क्षेत्रों में अगर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बंदरगाह हो, हवाई पट्टी डेवलप करते हैं, इस तरह से कुछ चीज़ों का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उस समय भूस्खलन होने की संभावना रहती है। और इसका एग्जाम्पल भी है फ्रांस में बे ऑफ बिस्के की खाड़ी, उसके तट के सहारे, वहाँ पर तटों पर बंदरगाहों का विकास किया जा रहा था, और बंदरगाहों के विकास के समय वहाँ पर भूस्खलन हुआ, जिससे वहाँ पर क्या हुआ था, सुनामी की उत्पत्ति हुई थी।
दोनों कारण संभव हैं कि अगर तटीय क्षेत्र में भूस्खलन हो तो, और अगर अगाध सागर का अर्थ होता है गहरे सागर में अगर भूस्खलन की घटना होती है तो उससे भी जल रिप्लेस हो सकता है और वो सुनामी को उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो सुनामी का जेनेसिस हो सकता है, थोड़ा सा अगर हम इसको इमेजिन कर लें, उच्च अक्षांशों में जैसे नॉर्वे सब का तट है या ग्रीनलैंड है, डेनमार्क है या उत्तरी कनाडा का सब तट है जहाँ पर हिम की चट्टानें होती है। तो अगर हिम की चट्टानें टूटकर जो हिम चादर है वो सागर की ओर आता है तो वो भी जल रिप्लेस कर सकता है और वो उच्च अक्षांशों में सुनामी का कारण बन सकता है। आप ध्यान रखिए, मैं दो चीजें होती है, एक होता है प्लावी हिमशैल। प्लावी हिमशैल का अर्थ होता है कि जो जल में तैर रहा है, उसका 9% भाग अंदर होता है, केवल 1% भाग दिखाई देता है। तो इसका अर्थ है कि उस हिम के पिघलने से जितना जल आना है उतना तो वो अपना जगह ग्रहण किए हुए है, वो पिघलते जाएगा, उसके कारण सी लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हिम चादर की बात कर रहे हैं। हिम चादर या बर्फ के चट्टान का अर्थ है जो धरातल पर है, और धरातल का हिम चादर या बर्फ की चट्टान अगर टूटकर सागर की ओर आता है तो वो सुनामी की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, बड़े तौर पर एवलांस या बड़े तौर का जो है ये हिमस्खलन होना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। और छठा इसका कारण हो सकता है कि अगर महासागर में उल्कापात हो जाए। उल्कापात हो जाए इसका अर्थ है कि कोई आकाशीय पिंड, बड़े आकार का आकाशीय पिंड गिर जाए तो वो सुनामी का कारण बन सकता है। एक इमेजिनेशन है वैज्ञानिकों का कि अगर मध्य अटलांटिक में, उत्तरी मध्य अटलांटिक में 5 किलोमीटर व्यास का एक उल्का पिंड गिर जाए तो उससे इतना जल रिप्लेस हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका का आधा भाग प्रभावित हो जाएगा। हालांकि पृथ्वी के वर्तमान इतिहास में मेटियोरिक इम्पैक्ट से सुनामी आया हो इसका हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता, अभी तक ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली है। बट एक इमेजिनेशन है कि अगर इस तरह से चीज़ें होती है तो वो सुनामी का कारण बन सकता है। तो प्रॉपरली 5-6 पॉइंटों में आपको ध्यान में रखना है जो सुनामी का कारण बनेगा। एक हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सुनामी होता है अंतःसागरीय भूकंप से, दिस इज द प्राइम कॉज ऑफ सुनामी, ये इसका प्राथमिक कारक। अब वहीं से हमें इंटरलिंक कर लेना है कि जो अंतःसागरीय भूकंप है ये किन कारणों से हो सकता है। तो दो कारण है, प्लेट के अभिसरण से और दूसरा अंतःसागरीय ज्वालामुखी विस्फोट से हो सकता है। अब हमने जो कुछ आपको बताया है उसका हमने कुछ इमेज भी लिया है ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो ये है सो है ना, ये जो है एक तरीके से फॉल्ट लाइन के सहारे प्लेट का टकराव हुआ है, और इस टकराव से जो एनर्जी रिलीज हुई है इसने जल को पहले क्या किया है, वर्टिकल रिप्लेस किया है। देन आफ्टर जब सी सरफेस पर आएगा तो ये क्या होगा, क्षैतिज करेगा रिप्लेस, और फिर ये सुनामी तरंग के लहर के रूप में आएगा। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वेल्कोनिक इरप्शन के प्रभाव से है कि अगर इस तरीके से वेल्कोनिक इरप्शन, या इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कुछ इसी तरीके के हमने डायग्राम बनाए थे कि अगर केंद्रीय उद्गार का ज्वालामुखी विस्फोट है और ज्वालामुखी विस्फोट से अगर गैस, मैग्मा, जलवाष्प काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है तो वो क्या कर सकता है, जल को रिप्लेस कर सकता है और वो सुनामी का क्या हो सकता है, कारण बन सकता है। यहाँ जो हमने मेटियोरिक इम्पैक्ट वाला बताया था वही कि एक अगर बड़े आकार का उल्का पिंड गिरता है तो वो सुनामी की उत्पत्ति का कारण बन सकता है, कुछ इस तरीके से गिरेगा। हम आप छोटा सा, कभी आप तालाब के किनारे, नदी के किनारे बैठ के कंकर फेंकते हैं ना तालाब में, तो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, और डिस्टरबेंस उत्पन्न होने के बाद आप देखते होंगे कि वो विक्षोभ या जो ऊर्जा लहर है तट की ओर चलना शुरू होता है। हम आप कितना बड़ा फेंकते हैं, छोटा सा कंकर होता है ना। अब यहाँ पर बात हो रही है कि 5 किलोमीटर व्यास का उल्का पिंड गिर जाता, आप इमेजिन कीजिए 5 किलोमीटर कितना हुआ, यहाँ से कम कश्मीरी गेट हो जाएगा ना, या थोड़ा से और पहले कम से कम मजनू टीला तो हो ही जाएगा। अब उतने व्यास का एक उल्का पिंड को आप किसी सागर में गिरा दीजिए, वो पानी कितना रिप्लेस कर सकता है वो हम इमेजिन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सुनामी ये प्लेट के कन्वर्जेंट वाला है जो मूलतः है ये ज्वालामुखी का है, और ये जहाँ आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है भूस्खलन के कारण होगा कि गहरे सागर में अगर भूस्खलन होता है या तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन होता है तो वो सुनामी का क्या हो सकता है, कारण बन सकता है। क्लियर? हाँ, एक मिनट बोलने दीजिए इनको, हल्ला मत कीजिए। हाँ।
अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो उससे हो सकता है, इट में भी ये हो सकता है। मिसाइल तो वैसे भी जो आप टेस्ट करते हैं वो बाद में वहीं गिरता है, हाँ, लेकिन अगर आप किसी न्यूक्लियर टेस्ट को करते हैं, परमाणु परीक्षण होता है, परमाणु विस्फोट कर दिया जाए और वो अधिक पावर का हो तो इट में भी कॉज हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उससे जल रिप्लेस। आप कभी इसका छोटा सा उदाहरण आप देते हैं, आप कभी जैसे हम लोग कभी कभी कर लेते थे, हालांकि वो खतरों भरा खेल होता है। छठ पर्व होता है बिहार में और पटाखे काफ़ी चलाए जाते हैं उस समय। तो जब घाट पर लोग सुबह और शाम में जाते थे ना हम लोग, तो कई बार क्या होते थे कि वो बम में जो होता था ना, आग लगा के पानी में फेंक देते थे, है ना। अब अगर वो डूब गया तब तो आवाज़ नहीं करता था, लेकिन जब तक वो पहुंचा और पानी के सरफेस पर पहुंचकर आवाज़ किया तो बहुत बड़ा डिस्टरबेंस उत्पन्न करता था वो। तो अगर आपने उसको कभी देखा, उसको कभी किया है, तो बिल्कुल वो एक किया है। हाँ, तो वो उससे हम लोग छोटे से करते थे। वो तो जब आप न्यूक्लियर टेस्ट या परमाणु विस्फोट कर देंगे तो वो तो बहुत बड़ी मात्रा में रिप्लेस करेगा, वो सुनामी का कारण बन सकता है ना। क्या है? हम्म, अब बताने के लिए देखो, अब ये मुझे फिजिकल भूगोल में ले चल रहे हैं तो मुझे बताने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हर एक चीज बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 मिनट में समझ लेते हैं। इनका मूल क्वेश्चन है प्लेट की गति का कारण, यही ये पूछ रहे हैं ना आप। तो प्लेट की गति का कारण से संबंधित है इनका प्रश्न। तो प्लेट की गति पर सबसे पहला जो और सबसे प्रामाणिक है वो है संवहन धारा सिद्धांत, है ना। एक ये इसका विचार है। दूसरा, इस पर जो है उसको हम कहते हैं पुश फोर्स। और तीसरा है, दूसरा है इसी के साथ पुल्ड फोर्स है। तीसरा, इस पर जो है पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव है, जिसको हम यूक्लर्स प्रिंसिपल कहते हैं। और चौथा इस पर टारकोट मॉडल का है ना, टारकोट मॉडल, है ना। तो संवहन तरंग सिद्धांत क्या कहता है, जैसे अगर आप पृथ्वी के अंतस्थ को पढ़े होंगे और पढ़ेंगे, तो पृथ्वी के अंतस्थ में जिस धरातल पर हम लोग हैं वहाँ से लेके 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है हम इसे कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं। ये 200 किलोमीटर के थिकनेस का है, जिसे हम क्या कहते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। और इस स्थल मंडल से लगभग 400 किलोमीटर के थिकनेस का जो एरिया है इसे ही हम क्या कहते हैं दुर्बलता मंडल कहते हैं, या हम इसे स्टेनोस्फीयर कहते हैं। हम इसे दुर्बलता मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की चट्टानें ना तो पूरी तरीके से द्रव है, ना पूरी तरीके से ठोस है, सेमी सॉलिड के कंडीशन में है। और यहाँ की चट्टानें लगभग द्रव है ना, ये हम कहते हैं इसको, ये सेमी सॉलिड है ना। तो सेमी सॉलिड की कंडीशन में है और इसको हम बेसिकली कहते हैं ये मैग्मा हाउस है, या हम इसे मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्या होता है कि किसी भी फिजिक्स का नियम कहता है कि अगर द्रव गर्म है तो द्रव गर्म में प्रसार होता है और वो हल्की होकर ऊपर उठना शुरू करता है। तो दुर्बलता मंडल का मैग्मा जब गर्म और हल्की होकर ऊपर उठता है तो इस ऊपर उठते हुए मैग्मा को हम हॉट प्ल्यूम भी कहते हैं, या आप इसे मेंटल प्ल्यूम के भी नाम से जानते हैं। अब ये जो मैग्मा है जब यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर स्थल मंडल है, इसका दबाव होगा तो यहाँ से ये क्षैतिज दिशा में मूव करना शुरू करेगा। अब जब ये क्षैतिज दिशा में मूव करेगा, आप मान लीजिए आपने हाथ ऐसे करके रखा हुआ है और नीचे से कोई फोर्स आ रहा है, तो इस फोर्स को यहाँ टकराने के बाद इसका क्या होगा, ये क्षैतिज मूव करेगा और मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा। लेकिन जब ये क्षैतिज मूव करेगा तो क्या इस ब्लॉक पर ये टेंशन फोर्स क्रिएट कर सकता है? क्योंकि जब ये इसको इधर ले जाएगा मैग्मा, इधर जाएगा मैग्मा, इस ब्लॉक पर क्या करेगा, वो टेंशन फोर्स क्रिएट करना शुरू करेगा। अब अगर इस ब्लॉक में कोई कमजोर क्षेत्र है तो उस कमजोर क्षेत्र के सहारे वो ब्लॉक क्या हो सकता है, टूट जाएगा। तो संभव है कि ये जो हमारा स्थल मंडल है ये कई प्लेटों में विभाजित है। अब यहाँ पर अगर कोई सीमा होगा इस तरीके से तो ये क्या होगा कि जो संवहन तरंग का क्षैतिज प्रवाह है ना,
इस क्षैतिज प्रवाह के सहारे ये प्लेट इधर मूव कर जाएगा और ये प्लेट क्या हो जाएगा, इधर मूव कर जाएगा। जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है वहाँ पर एक सीमा बनती है जिसको हम कहते हैं अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट मार्जिन। इसका अर्थ है कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है। अब ये द्रव ऊपर उठा है, गर्म मैग्मा जब क्षैतिज प्रवाह हुआ है तो इसने इस पर क्या किया है, टेंशन फोर्स क्रिएट किया है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होते जाता है, कम। जब द्रव का टेम्परेचर कम होगा उसका घनत्व बढ़ना शुरू होता है, और घनत्व बढ़ने पर वो वस्तु क्या हो जाती है, भारी हो जाएगी। भारी वस्तु क्या होगी, नीचे आएगी, ठंडा हो गई। तो यही मैग्मा अब धीरे धीरे क्या होती है कि ठंडा और भारी होकर नीचे आना शुरू होती है। जैसे जैसे नीचे जाएगी फिर से ये क्या होते जाएगी, गर्म होते जाएगी, और गर्म होकर यह एक चक्र के रूप में निकलना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हमें मिलता है। तो ये जो राइजिंग मैग्मा है इसको हम हॉट प्ल्यूम कहते हैं, और जो सिंकिंग करता हुआ मैग्मा है इसे हम कोल्ड प्ल्यूम के नाम से जानते हैं। और राइजिंग मैग्मा और सिंकिंग मैग्मा मिलकर दुर्बलता मंडल में संवहन धाराओं के चक्र को जन्म देता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये संवहन धारा राइज किया है, ये प्लेट को इधर ले जाएगा और इस प्लेट को क्या करेगा, इधर लाएगा। यहाँ पर अब ये दोनों प्लेटें टकराएगी तो यहाँ पर कौन सी सीमा बन जाएगी, अभिसारी सीमा बनेगी। इसको हम कहते हैं अभिसारी सीमा। इसका अर्थ है कि जब दो प्लेट एक दूसरे की सीमा के सहारे टकराता है तो उनके बीच की जो सीमाएं होती हैं हम उसे अभिसारी सीमा कहते हैं। और अभिसारी सीमा में ही हमने कहा था कि प्लेट के टकराने की तीन संभावना बनती है। दो महाद्वीपीय प्लेट टकरा सकते हैं, एक महाद्वीपीय दूसरा महासागरीय प्लेट टकरा सकते हैं, और तीसरा दो महासागरीय प्लेट आपस में टकरा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो प्लेटों में गति का है वो दुर्बलता मंडल में संवहन धाराओं के चक्र की उपस्थिति का होना है। ये बनते इसलिए हैं क्योंकि इस पर आर्थर होम्स का विचार है कि जो दुर्बलता मंडल है यहाँ पर रेडियो सक्रिय खनिजों की उपस्थिति है। ताप के प्रभाव से वो विघटित होता है जिसके कारण ताप या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। उसके कारण वहाँ की चट्टानें द्रव अवस्था में है। यही द्रव चट्टानें यहाँ पर मैग्मा कहलाता है। यही मैग्मा जब गर्म और हल्की होकर ऊपर उठता है तो वो राइजिंग मैग्मा। राइजिंग मैग्मा का जो क्षैतिज प्रवाह है वो प्लेट में दो प्रकार का बल उत्पन्न करेगा, टेंशन फोर्स भी और मोटिव फोर्स भी। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टेंशन फोर्स है, लेकिन यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है, ये मोटिव फोर्स है। मोटिव फोर्स करता है कि दो अपोजिट डायरेक्शन से बल आ रहा है, ये इधर जा रहा है ये इधर। यहाँ पर तो मोटिव फोर्स है लेकिन यहाँ पर ये क्या है, टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स के पास हमें प्लेट का डाइवर्जेंट मार्जिन मिलता है, और जहाँ पर मोटिव फोर्स होगा वहाँ पर हमें प्लेट का कन्वर्जेंट मार्जिन मिलेगा। दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन प्लेट का है। दूसरा पुल और पुश फोर्स है। तो आप पढ़े होंगे कि जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं ना तो उनके बीच क्या होता है, अपसारी सीमाएं बनती है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन होगा, यहाँ पर कटक बनता है, आप पढ़े होंगे, अब पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, आप ध्यान से देखेंगे कि जब ये मैग्मा इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ पर दो प्रक्रिया होंगी, तो कई सारी प्रक्रिया बट दो समझिए। यहाँ पर न्यू मैरिन क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर कटक बनेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर नए मैग्मा प्रवेश करते हैं और पहले वाले मैग्मा आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बल लग रहा है, पुश फोर्स, धक्का देने वाली शक्तियाँ यहाँ पर काम करें, और वो धक्का देने वाली शक्तियाँ कौन है, मैग्मा है। लेकिन यही ओल्डर मैरिन क्रस्ट जो है महाद्वीपों के पास जाके छेपित होता है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, पुल्ड फोर्स। तो मैरिन ट्रेंच के पास खिंचाव बल लगता है, और जो कटक है वहाँ पर धक्का देने वाली शक्तियाँ हैं जो प्लेटों में गति लाता है। युक्लर महोदय कहते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति का भी प्रभाव है प्लेटों की गति पर, और पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव की व्याख्या युक्लर महोदय ने की है, इसलिए हम इसको युक्लर प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति किधर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, ऐसे ही है ना पृथ्वी की घूर्णन गति। 3 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला तो यह है कि पृथ्वी की घूर्णन गति का मान मैक्सिमम कहाँ पर है, विषुवत रेखा या ध्रुव के पास, ध्रुवों के पास है ना, यही बढ़े हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन गति का मैक्सिमम मान विषुवत रेखा के पास है, और विषुवत रेखा के पास अधिक है। तो इसका अर्थ है कि अगर घूर्णन गति के प्रभाव से प्लेटों में गति है तो जो प्लेट इक्वेटर के पास होगा उसमें गति ज़्यादा होगी,
और जो प्लेट ध्रुवों की ओर होगा उसमें गति कम होगी। ये है पृथ्वी के घूर्णन गति का फॉर्मूला होता है अर्थ के रोटेशन का, जिसको हम कहते हैं अक्षांश की लंबाई अपॉन 24 आवर, है ना। ये पृथ्वी के रोटेशन का फॉर्मूला है। तो सर्वाधिक लंबी अक्षांश कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है। तो विषुवत रेखा पर जो अक्षांश है उसकी जो लेंथ है उसको आप 24 से डिवाइड कीजिए। ध्रुवों के पास जो 89 डिग्री अक्षांश है उसकी कितनी लंबाई है उसको आप 24 से डिवाइड कीजिए। वैल्यू किसका ज़्यादा आएगा? इक्वेटर के पास का। इक्वेटर के पास पृथ्वी की घूर्णन गति ज़्यादा है। तो अब इसके कारण ये हो गया कि जो प्लेट विषुवत रेखा के पास होगा उसमें गति ज़्यादा होगी, और जो प्लेट ध्रुवों की ओर होगा उसमें गति कम होगी। ये कहते हैं कूलर, और कुछ हद तक सही है। इसका सबसे बेस्ट प्रमाण है इंडियन प्लेट। कि इंडियन प्लेट जो था आज से 120 मिलियन वर्ष पहले 40 डिग्री साउथ अक्षांश पर था, लेकिन आज इंडियन प्लेट आपको कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है ना। इसका अर्थ है कि ये मूव करके यहाँ से यहाँ की ओर आया है। तो ऐसा देखा गया है कि जब इंडियन प्लेट इक्वेटर के पास था तो इस प्लेट में सबसे ज़्यादा गति थे, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति का इस पर कुछ प्रभाव रहा होगा। दूसरा है कि युक्लर महोदय कहते हैं कि अगर कोई प्लेट दक्षिणी गोलार्ध में है और ध्रुवों के पास है तो उसमें गति उत्तर की ओर होगी। संभव है ये? सही है ना। अगर कोई प्लेट दक्षिणी ध्रुव के पास है और उसमें कहते हैं उत्तर की ओर गति होगी, तो पृथ्वी का जब एक्सियल रोटेशन इस तरीके से जाएगा तो इस प्लेट को किधर करके ले जाएगा? तभी तो इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर मूव किया है। तो दूसरा वो कहते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव से अगर कोई प्लेट दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों के पास है तो उसमें उत्तर पूर्व की ओर गति होगी, और इंडियन प्लेट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा ये कहते हैं कि कोई प्लेट अगर देशांतरीय विस्तार वाला है, देशांतरीय विस्तार का अर्थ हो गया कि पूर्व पश्चिम विस्तार है उसका, तो उस प्लेट में अगर वो किसी भी अक्षांश में अर्थात उच्च अक्षांश में हो, मध्य अक्षांश में हो, निम्न अक्षांश हो, उसमें पश्चिम की ओर गति होगी। नॉर्थ अमेरिकी प्लेट और साउथ अमेरिकी प्लेट इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। दोनों प्लेट में पश्चिम की ओर मोशन है। तो युक्लर महोदय ने पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों की व्याख्या की है प्लेट की गति पर। अब टारकोट मॉडल पर मत जाइए, इतना ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी है। वो ऑप्शनल पेपर की चीज़ है। ऑक्सबर्ग और टारकोट का कहना है कि दुर्बलता मंडल जो है ना थर्मल इंडिफरेंस सेल का बना हुआ है। थर्मल इंडिफरेंस सेल का अर्थ होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ताप अधिक है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ताप कम है। जहाँ ताप अधिक है वहाँ द्रव है तो द्रव राइज करता है, और जो कोल्ड प्लेट है या कोल्ड एरिया उसके सहारे वो घूमता है। यानी ये जो बीच वाला इंडिफरेंस सेल है इसमें गति नहीं है, ये तो फिक्स है, बट इसके सहारे ये मैग्मा राइज करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सबर्ग और टारकोट मॉडल कहते हैं इसको हम। तो ये सारे कारण हैं जो प्लेट में गति। अब है कि सभी प्लेट की दिशाएं अलग अलग है, एक तरफ है नहीं, और उसका कारण है कि संवहन धाराओं की दिशा उसको तय करेगा कि वो किधर की ओर प्लेट जाएगा। क्लियर है? अब इसमें हमें मेरा टाइम कंज्यूम किया आपने, है ना? अब पता चल गया ना? हाँ ठीक है। चलिए लिखिए सुनामी क्या है। पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। मेरा चाय ठंडा हो जाता है लेकिन कोई बताता नहीं है। बड़े दुष्ट लोग सब हैं। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि सर भूकंप, चक्रवात, हिमस्खलन टॉपिक में चुनौतियों को नहीं लिखाया गया, ये मन से लिखना। थोड़ा सा सोचेंगे अपने से भी, क्यों नहीं सोच सकते आप इतना, है ना। लिखिए पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाही, जिसका अर्थ बंदरगाही लहरें, जिसका अर्थ बंदरगाही लहरें होता है, बंदरगाही लहरें होता है। अर्थात जापान में, अर्थात जापान में बंदरगाहों के पास, जापान में बंदरगाहों के पास आने वाले लहर को,
आने वाले लहर को सुनामी कहते हैं। सुनामी कहते हैं। आने वाले लहर को सुनामी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सुनामी तरंगों की एक श्रृंखला है। दूसरा पॉइंट, सुनामी तरंगों की एक श्रृंखला है। तरंगों की एक श्रृंखला है जिसमें कुछ समय अंतराल के बाद जिसमें कुछ समय अंतराल के बाद कुछ समय अंतराल के बाद लहरें तटों के पास लहरें तटों के पास पहुंचने लगती है। कुछ समय अंतराल के बाद लहरें तटों के पास पहुंचने लगती है। तीसरा पॉइंट, लेकिन इन लहरों की उत्पत्ति इन लहरों की उत्पत्ति सागर नितल में इन लहरों की उत्पत्ति सागर नितल में इन लहरों की उत्पत्ति सागर नितल में अचानक परिवर्तन से होता है। अचानक परिवर्तन से होता है। अगला पॉइंट लिखिए, नितल में परिवर्तन से अगला पॉइंट, नितल में परिवर्तन से जल पहले लंबवत और पुनः क्षैतिज दिशा में विस्थापित होकर पहले लंबवत और पुनः क्षैतिज दिशा में विस्थापित होकर गति कर पुनः क्षैतिज दिशा में विस्थापित होकर गति कर सुनामी को उत्पन्न करता है। सुनामी को उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट देखिए, सुनामी का महासागरीय पर्यावरण सुनामी का महासागरीय पर्यावरण कौमा तटीय पारिस्थितिकी महासागरीय पर्यावरण कौमा तटीय पारिस्थितिकी के साथ साथ तटीय पारिस्थितिकी के साथ साथ मानव जीवन पर भी तटीय पारिस्थितिकी के साथ साथ मानव जीवन पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। नीचे में हेडिंग हो जाएगा सुनामी का कारण। सुनामी का कारण। सुनामी का कारण तो इसमें लिखेंगे कारण और पहला पॉइंट उसमें लिखिए अंतःसागरीय भूकंप। अंतःसागरीय भूकंप इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे लेकिन जिस अंतःसागरीय भूकंप की तीव्रता 7 या उससे अधिक हो 7 या उससे अधिक हो 7 या उससे अधिक हो वह सुनामी को 7 या उससे अधिक हो वह सुनामी को 7
जिस अंतःसागरीय भूकंप की तीव्रता 7 या उससे अधिक हो वह सुनामी को उत्पन्न कर सकता है। वह सुनामी को उत्पन्न कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऐसे अंतःसागरीय भूकंप, ऐसे अंतःसागरीय भूकंप, ऐसे अंतःसागरीय भूकंप निम्न कारणों से, ऐसे अंतःसागरीय भूकंप निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं ऑब्लिक हो सकते हैं। निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं ऑब्लिक हो सकते हैं। तो निम्न कारणों से है ना, तो ए पॉइंट बना लेंगे सब पॉइंट में, और पहला पॉइंट लिखेंगे प्लेट के अभिसरण से, प्लेट के अभिसरण से, है ना, प्लेट के अभिसरण से। और अब इसको अंडरलाइन करेंगे और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट। देखिए, यदि यदि दो महासागरीय प्लेट, यदि दो महासागरीय प्लेट, यदि दो महासागरीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट का, एक महासागरीय प्लेट का दूसरे महाद्वीपीय प्लेट से, दूसरे महाद्वीपीय प्लेट से, दूसरे महाद्वीपीय प्लेट से अभिसरण हो। अभिसरण का क्या अर्थ होता है? टकराव, कोलिजन। अभिसरण हो तो यह अंतःसागरीय भूकंप, अभिसरण हो तो यह अंतःसागरीय भूकंप को उत्पन्न कर सकता है। तो यह अंतःसागरीय भूकंप को उत्पन्न कर सकता है, अंतःसागरीय भूकंप को उत्पन्न कर सकता है। लिखिए इसी में जैसे एग्जाम्पल इसका लिखिए, लिखिए जैसे, जैसे परिप्रशांत, जैसे परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला का क्या अर्थ हो गया? प्रशांत महासागर के चारों ओर का, इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। जैसे परिप्रशांत मेखला, इसमें लिखेंगे 2011 में जापान में आए सुनामी, जापान में आए सुनामी, जापान में आए सुनामी अंतःसागरीय, जापान में आए सुनामी अंतःसागरीय भूकंप का परिणाम था, अंतःसागरीय भूकंप का परिणाम था, जो अंतःसागरीय भूकंप का परिणाम था जो प्लेट के अभिसरण से उत्पन्न हुआ था, जो प्लेट के अभिसरण से उत्पन्न हुआ था, जो प्लेट के अभिसरण से उत्पन्न हुआ था। इसी के नीचे दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी प्रकार एग्जाम्पल में ही दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी प्रकार 2004 में, 2004 में बंगाल की खाड़ी में आए सुनामी या आया सुनामी, 2004 में बंगाल की खाड़ी में, 2004 में बंगाल की खाड़ी में आए सुनामी या आया सुनामी, भारतीय या आए सुनामी भारतीय प्लेट का, भारतीय प्लेट का बर्मी ऑब्लिक यूरेशियन, बर्मी ऑब्लिक यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट
के अभिसरण से उत्पन्न यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से उत्पन्न यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से उत्पन्न अंतःसागरीय भारतीय प्लेट का बर्मी ऑब्लिक यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से उत्पन्न अंतःसागरीय भूकंप के प्रभाव से हुआ था या आया था। अंतःसागरीय भूकंप के प्रभाव से आया था। तो एक पॉइंट क्या हो गया, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा कि ऐसे जो सुनामी हो सकते हैं उसका प्राइम कारण क्या है, अंतःसागरीय भूकंप है। और उसमें भूकंप का कारण क्या बन सकता है, प्लेट का कोलिजन। प्लेट के कोलिजन में भी कितने तरीके से, अगर दो महासागरीय प्लेट टकराए तो, और दूसरा हमने क्या लिखा है कि अगर एक महासागरीय प्लेट दूसरे महासागरीय प्लेट से टकराता है तो। अब उसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, रिंग ऑफ फायर है। और वहाँ पर 2011 में आप जापान में फुकुशिमा हादसा किताबों में पढ़ते होंगे, है ना। तो बेसिकली क्या था कि वो फुकुशिमा एक रिएक्टर था जो फुकुशिमा दाइची कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा था। तो 2011 में जब वहाँ पर सुनामी आया था तो उससे उस रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया था और रेडिएशन का खतरा बढ़ गया था। इसलिए हम उसे सुनामी के नाम से कम जानते हैं, हम उसे फुकुशिमा हादसा कहते हैं। बट फुकुशिमा हादसा का जो कारण है वो सुनामी था जिसने इसके कूलिंग सिस्टम को क्या किया था, खराब किया था। फिर हमने क्या लिखा है कि 2004 में जो एग्जाम्पल लिया है कि 2004 में भी सुनामी आया था जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का बर्मी प्लेट एक छोटा प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट का भाग है, उससे अभिसरण से आया था। तो एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर ले लिया है। चक्रवात और भूकंप दोनों ही भारत में क्यों आते हैं, ये तो बहुत जगह आते हैं, ऐसा नहीं केवल भारत में आते हैं, है ना। तो ये तो आप देखिए, अब यहाँ से अगर हम इस तरफ जाए ना तो ये फिजिकल भूगोल में जाना हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि कई बार हम अपने मूल बिंदु से हट जाते हैं। अगर आप बड़े तौर पर देखेंगे, आपने 2 मिनट सुन लीजिए, गुनगुनाइए, मैं दिन के प्रश्न का जवाब दे दें। विश्व में सबसे अधिक 63% भूकंप आता है रिंग ऑफ पैसिफिक में। क्या भारत है रिंग ऑफ पैसिफिक में? इसका अर्थ है कि भारत से भी ज्यादा भूकंप आने वाले देश हैं विश्व में, है ना, और वो रिंग ऑफ पैसिफिक में है, 63% है। भूकंप का दूसरा पेटी है जिसको हम मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं, जिसमें संसार का 21% भूकंप आता है। और उस पेटी की शुरुआत केवल भारत में नहीं है। अगर मैं बताऊं और आप उस जिनका वो प्रश्न है वो इमेजिनेशन कर सके तो मैं बता देता हूं। स्पेन के कैंटाब्रियन पर्वत से शुरू होता है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पेरेनीज पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, डिनोरिक आल्प्स है, इटली का जो ज्वालामुखी है जिसमें एस्ना स्ट्रोम्बोली विसुवियस है, वहाँ से आप आ जाएंगे तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच जो ऐसे कॉकेसस माउंटेन है वो हो जाएगा। वहाँ से आगे बढ़ेंगे, तुर्की एक नॉट के ऊपर है, तुर्की गांठ कहते हैं, अनातोलिया का प्लेट्यू है वहाँ पे। वहाँ से अब आप आ जाएंगे तो ईरान में है 2 पर्वत, जैग्रोस और एल्बुर्ज है। आगे चलकर ये निकलता है और हिंदू कुश में मिलता है, हिंदू कुश से निकलेंगे भारत में आ जाएंगे हिमालय में, वहाँ से निकलेंगे म्यांमार का राकानयोमा होते हुए इंडोनेशिया के पास जाकर रिंग ऑफ फायर में मिल जाएंगे। तो इस बेल्ट में 21% भूकंप आया। आपको कभी महसूस हुआ है बड़ा भूकंप? 2 साल पहले तुर्की और सीरिया में जाके देखिए 3800 लोग मरे थे। दिस इज द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो इंडिया ही प्रभावित नहीं होता है, इंडिया से भी ज्यादा भूकंप प्रभावित वाले देश हैं, ठीक है। चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 डिग्री से 23 डिग्री अक्षांशों के बीच बनता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हम महाद्वीप का हिस्सा लेंगे तो महाद्वीप के पूर्वी तट के पास बनता है, और अगर महासागर का हिस्सा लेंगे तो ये महासागर के पश्चिमी भागों में बनता है। टाइफून का नाम सुना होगा, कहाँ बनता है, साउथ चाइना सी में। तो वहाँ पर बनने वाला किसको प्रभावित करेगा, भारत को थोड़ी प्रभावित करेगा, वो करता है फिलीपींस को, जापान को, चीन को, थाईलैंड जैसे देशों को। बंगाल की खाड़ी में जो प्रभावित बनता है वो हमें प्रभावित करता है, बांग्लादेश को, कुछ म्यांमार को हिट करे। अरब सागर में जो बनता है कुछ हमें प्रभावित कर सकता है, कुछ ओमान पाकिस्तान सबको भी प्रभावित कर सकता है। हरिकेन बनता है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी में, वो हमें थोड़े प्रभावित करेगा, वो या तो मध्य अमेरिकी देशों को प्रभावित करेगा या नॉर्थ अमेरिका को प्रभावित करेगा। तो उससे दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के तट पर विली विली बनता है, वो हमें नहीं प्रभावित करेगा, ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करेगा।
दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर और रियूनियन द्वीप के पास बनता है, वो हमें नहीं प्रभावित करेगा, वो मेडागास्कर रियूनियन को प्रभावित करेगा। और टॉर्नेडो बनता है मिसिसिपी वैली में, वो हमें नहीं प्रभावित करेगा, वो नॉर्थ अमेरिका के मिसिसिपी वैली को। तो अगर इसने किसी ने भूकंप को पढ़ा है, चक्रवात को पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन तो बनना ही नहीं चाहिए कि ये भारत को ही क्यों। प्रश्न ये हो सकता है कि जानमाल की जोखिम कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो जानमाल की जोखिम बहुत हद तक निर्भर करेगा कि आपका आपदा प्रबंधन का स्तर कैसा है ना। इसमें भी है कुछ, इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन और सुनामी में क्या संबंध है। जलवायु परिवर्तन का सुनामी से कोई संबंध नहीं है। सुनामी जो है अर्थ के इंटीरियर का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण सागर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसएसटी बढ़ेगा, दे इंक्रीज द ट्रॉपिकल साइक्लोन, दे इंक्रीज द एल नीनो, दे इंक्रीज या फिनोमिना चेंज कर सकता है बहुत सारा। बट जिसका अर्थ के इंटीरियर से इम्पैक्ट है उसका जलवायु परिवर्तन से कोई खास रिलेशन हम नहीं जोड़ सकते। अब अल्निनो का ये जो है सो जलवायु परिवर्तन से रिलेशन है, साइक्लोन का जलवायु परिवर्तन से रिलेशन है। इस बार मेंस में पूछा भी गया था कि एसएसटी जो है सो कैसे साइक्लोन को प्रभावित कर रहा है ना। तो हम भूकंप को जलवायु परिवर्तन से नहीं जोड़ सकते, हम ज्वालामुखी को जलवायु, दे आर द फंक्शन रिलेटेड टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो उसको हम उससे रिलेट नहीं कर सकते। कहाँ थे हम लोग। तो एक कारण हो गया प्लेट के अभिसरण से। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे पहले में ही, दूसरा पॉइंट बी बना के, पहले में ही बी बना के इसमें लिखेंगे अंतः सागरीय, अंतः सागरीय कॉल्डेरा विस्फोट, अंतः सागरीय कॉल्डेरा विस्फोट। इसमें लिखेंगे अंडरलाइन करके पहला पॉइंट। शब्द का अर्थ क्लियर है, अंतः सागर यानी कि सागर के अंदरूनी भागों की बात हो रही है। इसमें लिखेंगे, देखिए सागर में यदि सागर में यदि सागर में यदि सागर में केंद्रीय उद्गार वाला, यदि सागर में केंद्रीय उद्गार वाला, यदि सागर में केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी विस्फोट हो, केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी विस्फोट हो और विस्फोट की तीव्रता अधिक हो यानी आवाज अधिक हो, और विस्फोट की तीव्रता अधिक हो, आवाज अधिक हो, और विस्फोट की तीव्रता अधिक हो तथा तथा मैग्मा और गैस का उत्सर्जन, तथा मैग्मा और गैस का उत्सर्जन, मैग्मा और गैस का उत्सर्जन अधिक हो, मैग्मा और गैस का उत्सर्जन अधिक हो, तो यह सुनामी को, तो यह सुनामी को जन्म दे सकता है, यह सुनामी का कारण बन सकता है, तो यह सुनामी का कारण बन सकता है, यह सुनामी को जन्म दे सकता है। साइड में इस डायग्राम को बना लेंगे समझने के लिए, ज्वालामुखी वाले में इसको। बन गया। दुर्बलता मंडल है, तापमान नहीं है। ये दुर्बलता मंडल जो है ना, ये मैग्मा का घर है, यहाँ पे मैग्मा का निर्माण होता है।
इसको हम मैग्मा हाउस कहते हैं, मैग्मा चैम्बर भी आप कह सकते हैं। हो गया। अब केवल पॉइंट फॉर्म में ही लिखेंगे, दूसरा बड़े पॉइंट लिखेंगे। बन गया है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब केवल पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, गहरे सागर में भूस्खलन, गहरे सागर में भूस्खलन। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन। तीसरा, उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में हिम, उच्च अक्षांशों में हिमस्खलन। चौथा, उल्काओं के, उल्काओं के अवपात से, अवपात का क्या अर्थ होता है? गिरने से, उल्काओं के अवपात से। पांचवा, महासागरीय, महासागरीय परमाणु विस्फोट या नाभिकीय परीक्षण से, परमाणु विस्फोट या नाभिकीय परीक्षण से, नाभिकीय परीक्षण से। गहरे सागर में जो भूस्खलन होता है उससे, जैसे हमने डायग्राम बनाया था, अगर वो डायग्राम बना लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने वो डायग्राम बनाया था। आप इसको मान लीजिए कि ये सी लेवल का एरिया है, एसएल का अर्थ है सी लेवल, है ना। ये कोई सागर का क्षेत्र हो जाए, तो इस सागर में दो तरीके से हमने भूस्खलन का जिक्र किया है। संभव है कि यहाँ की ये जो चट्टानें हैं ये भूस्खलन के रूप में नीचे की ओर आ जाए, तो इसको हम कहेंगे गहरे सागर में, गहरे सागर में भूस्खलन, लैंडस्लाइड। और फिर अगर तटीय क्षेत्र में कुछ इस तरीके से चट्टान हो और ये हो जाए यहाँ पे नीचे की ओर आ जाए, है ना, तो ये भूस्खलन जो है सुनामी को उत्पन्न कर सकता है। तो इसको हम कहेंगे तटीय, तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में भूस्खलन, तटीय क्षेत्र में भूस्खलन। बन गया है। केवल डायग्राम ही बनाना है उसमें, उसमें आपको कुछ एक पॉइंट और लिखेंगे, छठा, सागर नितल में, सागर नितल में, सागर नितल में विवर्तनिक उत्थान, टेक्टोनिक अपवार्पिंग। सागर नितल में विवर्तनिक उत्थान या धसाव, डाउन वार्पिंग। सागर नितल में विवर्तनिक उत्थान या धसाव। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, क्या इसका अर्थ है। ये लियन लिख लिया है ना आप, सागर नितल में विवर्तनिक उत्थान या धसाव। इसका अर्थ है, हम अगर इसको फिगर को इमेजिनेशन कर लें, तो जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया था कि इस तरीके से अगर ये बंगाल खाड़ी का क्या हो जाए, सी लेवल है,
और इसके नीचे की ये जो चट्टानें होती है इसको हम सागर का क्या कहते हैं, नितल कहते हैं। अगर इस नितल में इस तरीके से उत्थान हो जाए, दैट इज टेक्टोनिक अपवार्पिंग कहेंगे इसको। और अगर इस नितल में कहीं पर नीचे धंसाव हो जाता है तो हम इसे टेक्टोनिक डाउन वार्पिंग कहेंगे। तो नितल का तो पहले इस तरीके से रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा, ये ऊपर उठा है और ये डाउन हुआ है। जब विवर्तनिक उत्थान होगा तो भूखंड के ऊपर उठने से यहाँ का जल क्या होगा, विस्थापित होगा कुछ इस तरीके से। और ये विवर्तनिक उत्थान जो होता है ये यहाँ पर सुनामी को जनरेट कर सकता है। इसी तरीके से अगर विवर्तनिक उत्थान ना हो के धंसाव हो जाए तो यहाँ ट्रेंच बनेगा। इस ट्रेंच को भरने के लिए सागर के चारों तरफ का जल दौड़ेगा, और जब जल दौड़ेगा तो आपस में कोलिजन करने के बाद फिर ये क्या होगा, सीधे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में हम कहते हैं इसको विवर्तनिक धंसाव, टेक्टोनिक डाउन वार्पिंग। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के अंदरूनी हलचलों के प्रभाव से यहाँ का नितल क्या हो जाए, नीचा धंस जाए, या हम इसको कहेंगे विवर्तनिक उत्थान। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के अंदरूनी बलों के प्रभाव से सागर के नितल ऊपर उठ जाए तो वो जो उत्थान है सुनामी को जनरेट कर सकता है। तो बड़े दो जो पॉइंट है ना, जैसे उसको वैसे ही आपको लिखना है। बाकी अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है, उसमें विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायग्राम केवल बनाना है कि गहरे सागर में भूस्खलन इस तरीके से, तटीय क्षेत्र में भूस्खलन इस तरीके से, वो आपको बनाना है। विवर्तनिक उत्थान धसान की बात होगी तो इसका भी डायग्राम आपको बनाना है, क्योंकि ये वैसे समझ में नहीं आएगा, आपको पता है, लेकिन जब हम इसको इमेज के माध्यम से प्रस्तुत कर देंगे तो पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदरूनी बलों के प्रभाव से नितल ऊपर उठ सकता है या नीचे की ओर धंस सकता है। तो इसके परिवर्तन होने से भी सुनामी की उत्पत्ति होती है। सुनामी की परिभाषा में हमने क्या लिखाया है, उसको इस पॉइंट से लिंक कीजिए। उसमें हमने लिखाया था कि सुनामी की उत्पत्ति सागर नितल में अचानक परिवर्तन से होता है। दिस इज द सडन चेंजिंग। अगर इस तरीके से कुछ हो जाए तो फिर वो सुनामी का कारण बन सकता है। क्लियर है? बढ़े आगे। तो नीचे में लिखे सुनामी का प्रभाव। सुनामी का प्रभाव, सुनामी का प्रभाव। तो सुनामी का जो प्रभाव होगा ये दो तरीके से हम इसके प्रभाव को देखेंगे। एक तटीय पर्यावरण पर, कुछ चक्रवात के जैसा ही होगा इसका प्रभाव या नहीं, तटीय पर्यावरण पर और मानव समाज पर, है ना, मानव समाज पर। तो तटीय पर्यावरण पर सुनामी किसका नुकसान कर सकता है? क्या ये तटीय मृदा के क्षारीकरण का कारण बनेगा? क्योंकि सागर का जल आएगा तो मृदा का क्षारीकरण। दूसरा, ये जो है सो तटीय प्रवाल का नुकसान करेगा, क्योंकि काफ़ी वेग से जल आएगा। तटीय प्रवालों का विरंजन या नुकसान आप इसे कह सकते हैं। मैंग्रोव हानि का कारण, मैंग्रोव हमें बचाएगा भी लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगा ना ये मैंग्रोव हानि। या जो तटीय क्षेत्र में लैगून होता है जिसको आप झील कहते हैं, लैगून के प्रदूषण का या क्या बनेगा, कारण बन जाएगा। इससे पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, पर्यावरण पर और क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या इससे सागरीय जैव विविधता पर कोई प्रभाव पड़ेगा? सागरीय जैव विविधता की हानि, क्योंकि जो जीव सुनामी जल के साथ स्थल पर आ जाएगा वो वापस जा पाएगा। तो सागरीय जैव विविधता की हानि भी होती है, क्योंकि जल के वेग के साथ जो मछली कोई जीव स्थल की ओर आ जाए तो फिर वो वापस लौट नहीं पाएगा। तो इसका कुछ न कुछ तटीय पर्यावरण पर, मानव पर इसका क्या प्रभाव जाएगा? क्या इसका हम तटीय कृषि का विनाश हो सकता है? या हम बड़े पॉइंट में इसको लिखें तो
जान माल की हानि तो आप कर ही देंगे, इसमें थोड़े है कि नहीं। क्या इसका राजनीतिक प्रभाव कुछ हो सकता है? बड़े पॉइंट में जाएंगे तो राजनीतिक प्रभाव। दूसरा, क्या इसका सामाजिक प्रभाव हो सकता है? सामाजिक प्रभाव। क्या इसका आर्थिक प्रभाव हो सकता है? तो आर्थिक प्रभाव। क्या इसका सांस्कृतिक प्रभाव हो सकता है? तो सांस्कृतिक प्रभाव। क्या इसका कुछ जनसांख्यिकीय प्रभाव हो सकता है? तो इसका जननांकीय प्रभाव या डेमोग्राफिक इम्पैक्ट क्या होगा, है ना। तो जननांकीय प्रभाव में अगर हम देखेंगे तो अब इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखें कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जननांकीय प्रभाव सुनामी का क्या हो सकता है? क्या ये जो है सो विस्थापन को बढ़ावा देगा? विस्थापन, या जिसको आप माइग्रेशन कहते हैं, विस्थापन को बढ़ावा देगा। मूल जननांकीय प्रभाव इसका ये होगा। सांस्कृतिक प्रभाव का अर्थ है कि तटीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को हानि, सांस्कृतिक स्थलों को नुकसान पहुंचे या हानि पहुंचे, स्थलों को हानि। क्या ये आर्थिक प्रभाव में ये तटीय कृषि का नुकसान कर सकता है? तटीय कृषि की हानि, अपने तटों पर खेती होती है ना, पूर्वी तट पश्चिम तट पर, तो तटीय कृषि की हानि, क्या ये मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करता है? मत्स्य व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय की हानि। बिल्कुल हाँ, तटीय जो जलीय कृषि होता है ना, तटीय जलीय कृषि, तटीय जलीय कृषि की हानि। तो अब इसमें सारा हो गया, फिश फार्मिंग, मैरिन फार्मिंग, जो भी आप कहेंगे। सामाजिक प्रभावों में क्या होगा? पहला, गरीबी बढ़ेगी इससे, कि लोगों की संपत्ति नुकसान होती है ना। क्या ये बेरोजगारी का कारण बन सकता है? तो गरीबी, बेरोजगारी। क्या ये निम्न स्तरीय जीवन स्तर का कारण बन सकता है? निम्न स्तरीय जीवन। क्या ये सामाजिक अपंगता को बढ़ा सकता है? अपंगता, है ना। पांचवा, फिर आप मानसिक या मनोवैज्ञानिक विकार कहेंगे ना, मनोवैज्ञानिक जो तनाव, डर, भय, है ना, तो मनोवैज्ञानिक तनाव वैसे भी हो जाता है। और फिर जो लास्ट में आप करते हैं वो कर देंगे, जानमाल की हानि, है ना। तटीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विनाश का कारण बन सकता है, तो आर्थिक पॉइंट में चौथा एक और कर देंगे, तटीय आधारभूत, तटीय आधारभूत संरचना, संरचना का विनाश या इसकी हानि। राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है सुनामी का? बेसिकली ऐसे जो आपदाएं, आपदाएं कई बार, कई बार आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, राजनीति को जन्म देते हैं। क्या बड़ा कर देते हैं? सही है। अब दिख रहा होगा। अब इतना लिख देने दीजिए सबको, फिर हम ऊपर उठा देंगे, पहले इतना कर लीजिए।
एग्जाम में भी आपको पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है, कहानी की तरह मत लिखिएगा, नहीं तो कुल मिलाकर 3-4 पॉइंट समझेगा, एक आध नंबर दे के हटा देगा। बन गया। ये जो है ना राजनीतिक प्रभाव में जो हमने पॉइंट लिखा है, आप इसमें किसी दल का नाम मत लिखिएगा एग्जाम में, आना तो वो लगेगा किसी व्यक्तिगत विचारधारा से प्रेरित है ये, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी लिखेंगे, आप देखते होंगे कई बार जब आपदाएं आती हैं तो अगर वो बेहतर ना हो तो रूलिंग पार्टी उस पर आरोप लगाया, जो विपक्ष की पार्टियां होती वो कहते हैं कि सत्ताधारी दल ने अच्छा से काम नहीं किया। ये मुद्दे बनते हैं बेसिकली कब? चुनाव के समय बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं। नज़दीक में अगर चुनाव हो तो इन मुद्दों सबको क्या किया जाता है, उछाला जाता है, ताकि जनता की भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और वोट बैंक की राजनीति की जाए। तो आपको किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है कि ये पार्टियां ऐसी करती, ये पार्टियां, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बट इतना हम जरूर इसमें लिख सकते हैं। बाकी सामाजिक कारण आप समझिए कि किसी सुनामी आया, किसी का घर द्वार, उसका जो जीविका था छीना गया, कई लोग चले जाते हैं, तो फिर उस समाज में, उस क्षेत्र में क्या होगा, लोगों की इनकम खत्म हो गई, जो आपने सेव करके रखा था घरों में वो सारा सुनामी लेके चला गया। एक तरीके से बाढ़ की ही स्थिति हुई है ना ये। तो बाढ़ की स्थिति हुई तो आप समझिए बाढ़ में गांव में क्या होता है, वैसे सुनामी से तटीय क्षेत्र में होगा। तो इसका पहला प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक की गरीबी बढ़ेगी, लोगों के रोजगार छीने जाएंगे, हमारी आपकी गरीबी बढ़ी, रोजगार छीने गए तो जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल वैसे ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सामाजिक अपंगता, सब लोग मरेंगे ही तो नहीं, कुछ लोग घायल भी हो जाएंगे, तो क्या मनोवैज्ञानिक तनाव, तटीय क्षेत्र में एक डर भय का माहौल बन जाएगा। और फिर हमने क्या लिखा है, जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, जान माल की हानि, है ना। आर्थिक प्रभाव, भारत का पूर्वी तट और पश्चिम तट कृषि है ना, बहुत सारी खेती होती है वहां पर। तो वो अब सुनामी का जल अतिक्रमण करेगा तो एक तो मिट्टी नुकसान हुआ, उससे भी फसल प्रभावित होगा, और एट ए टाइम वो जो जल अतिक्रमण करेगा उससे भी क्या होगा, क्षति या नुकसान होगा। मत्स्य व्यवसाय 8-10 दिनों के लिए, जब तक नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा तब तक आप तटीय क्षेत्रों में जा नहीं सकते हैं, तो मछुआरों के लिए ये क्या होगा, खासकर कोस्टल समुदाय के लिए ज़्यादा हानिकारक होगा। फिर है कि तटीय जल कृषि पर या तटीय क्षेत्रों में, जैसे हम सॉल्ट पैन बनाते हैं नमक उत्पादन करने के लिए ना, उसको हानि होगी। तटीय क्षेत्र में हम तालाब बना के फिश फार्मिंग करते हैं, उसकी हानि होगी। इसलिए हमने एक शब्द लिख दिया यहाँ पे कि तटीय जल कृषि की हानि होगी। और चौथा हमने लिखा है कि तटीय आधारभूत संरचना। अब सुनामी आएगा तो वो थोड़े कहेगा कि हम बंदरगाह को नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, उसके मार्ग में जो भी आएगा उसको वो क्या करेगा, तहस नहस करते हुए निकल जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, लॉस का कारण ये बनेगा। अब मान लीजिए तटीय क्षेत्र में अगर हमारा कोई सांस्कृतिक विरासत, हेरिटेज का स्थल है, उसको भी वो नुकसान पहुंचाएगा ही। जननांकीय प्रभाव होगा कि सुनामी प्रभाव, वैसे ही नॉर्मल ये केसेस बनते हैं कि जहाँ पर आपदा आएगी वहाँ रोजगार के अवसर कम होते हैं, लोगों के जीवन स्तर कम होते हैं, गरीबी बढ़ती है, तो रोजगार के लिए लोगों का क्या होता है, शहरों की ओर माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे हमारे आपके गांव में कभी बाढ़ आ जाए, सूखे आ जाए, तो गांव के लोगों का क्या होता है, शहर की ओर माइग्रेशन होना शुरू होता है कि रोजगार मिले, जो संपत्ति सबका नुकसान हुआ है उसको किसी तरीके से फिर से किया जाए। तो इस विस्थापन का प्रभाव शहरों पर देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या होगा, डेमोग्राफी में अलग तरीके से प्रभाव होगा। ये जो कोस्टल समुदाय सुनामी के कारण माइग्रेट करके शहरों में जाएंगे, शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वहाँ पर जो है सेक्स रेशियो पर इसका अलग प्रभाव जाएगा। और सबसे होगा कि शहरी सेवाओं की मांग बढ़ेगी और शहरी समस्याओं में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। आप अगर अर्बन भूगोल पढ़े होंगे तो भारत में शहरी समस्या का एक मूल कारण है रूरल पॉपुलेशन का माइग्रेट करके शहरों में आना, क्योंकि वो शहरी सेवाओं को के ऊपर दबाव बढ़ाता है। तो हमें इसी तरीके से पॉइंट फॉर्म में लिखना है, कुछ इस तरीके से। और पॉइंट आप सोच सकते हैं, अब इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं कि आराम से क्या, सुनामी के कारण जो है सातवां, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या होगी, बाढ़ एवं जल जमाव,
बाढ़ एवं जल जमाव, क्या ये महामारी का कारण बन सकता है? महामारी का कारण, क्योंकि गंदे जल पर मच्छर अधिक पनपते हैं और ऐसी स्थिति में डायरिया, हैजा इस तरह के बीमारियों का प्रकोप क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बाढ़, जल जमाव और महामारी जैसी परिस्थितियां भी इससे क्या हो सकती है, आ जाएगी। क्योंकि आप देखते हैं ना कि हम गर्मी में होते हैं तो कूलर में क्या कहा जाता है कि भाई आप पानी चेंज करते रहिए, क्योंकि गंदे जल पर डेंगू के मच्छर क्या होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। तो अगर वो सुनामी का जल आता है, अतिक्रमण करता है, कहीं रुकता है, तो 2-4-10 दिनों के बाद उस गंदे जल पर क्या हो सकता है, इस तरह के मच्छर फैल सकते हैं। तो ये तो यही है ना, कुल मिला के ये अर्थव्यवस्था को ही तो प्रभावित कर रहा है। ये कुल मिला के वही है सारा चीज। अब उनकी बातों को सुन लीजिए, क्या कर रहे हैं, वही। हाँ, तो ये सारा तो वही दिखा रहा है ना, हम आप गरीब हुए वो नहीं हुआ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सारा वही है। नीचे में लिखेंगे, भारत में सुनामी प्रभावित क्षेत्र। भारत में सुनामी प्रभावित क्षेत्र। भारत में सुनामी प्रभावित क्षेत्र, इसमें लिखेंगे, 2 ही लाइन लिखना है इसमें। लिखिए, भारत में मुख्यतः पूर्वी तट, पहला पॉइंट लिखिए, भारत में मुख्यतः पूर्वी तट, कौमा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार तथा कुछ हद तक केरल एवं लक्षद्वीप, कुछ हद तक केरल एवं लक्षद्वीप सुनामी प्रभावित है। केरल एवं लक्षद्वीप सुनामी प्रभावित है, सुनामी प्रभावित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देखिए 2004 में बंगाल की खाड़ी, 2004 में बंगाल की खाड़ी में आए सुनामी ने, बंगाल की खाड़ी में आए सुनामी ने अंडमान निकोबार, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, एवं लक्षद्वीप को प्रभावित किया था, लक्षद्वीप को प्रभावित किया था। अब क्यों है ये तो हमने बताया है, कुछ डायग्राम पर आप आ जाइए। ये भारत में जो है ना, जैसे जो 2004 में सुनामी आया था, ये भूकंप यहीं पर हुआ था इंडोनेशिया के पास। 9.1 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, कहीं पे 9.3 भी लिखा रहता था, आप उसमें मत जाइएगा। 9.1 के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और ये जो भूकंप हुआ था यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, ये म्यांमार या बर्मा है। ये म्यांमार या बर्मी प्लेट एक मार्जिनल प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इन दोनों प्लेट के कोलिजन से जो अर्थक्वेक हुआ था वो अंतरसागरीय भूकंप, और उससे यहाँ पर सुनामी उत्पन्न हुआ था। और ये लगभग भारत सहित
14 देशों को प्रभावित किया था। तो भारत यानी कि बंगाल की खाड़ी में आप ऑस्ट्रेलिया ले लेंगे, इंडोनेशिया, इस तरह से रिंग में आ जाएंगे, तो लगभग 14 देशों को इसने प्रभावित किया था। भारत में उस समय अंडमान निकोबार बहुत प्रभावित हुआ था। अंडमान प्रभावित हुआ था, कुछ दक्षिणी आंध्र का तट, तमिलनाडु, केरल और कुछ लक्षद्वीप, क्योंकि जो कुछ जल कॉरिडोर से होते हुए जो भारत और श्रीलंका के बीच क्या पाक जल संधि है, वहां से प्रवेश करते हुए श्रीलंका के इधर से आया था, तो वो कुछ केरल और लक्षद्वीप को भी क्या किया था, प्रभावित किया था। तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है ये बेसिकली सुनामी से प्रभावित हो सकता है, जैसे कि पहले हुआ भी है 2004 में। वेस्टर्न कोस्ट लाइन में सुनामी का कोई खास प्रभाव नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि ये जो अरब सागर का एरिया है ना, इधर से प्लेट का कोई कन्वर्जेंट मार्जिन नहीं है यहाँ पे जो अंतरसागरीय भूकंप को जन्म दे सकता है, या इस क्षेत्र में कोई ऐसे ज्वालामुखी उद्गार की भी संभावना नहीं है। अब अन्य कारण हमने जो लिखा है कि गहरे सागर में भूस्खलन हो जाए या तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन हो जाए, तो उसके कारण हो सकता है, बट जो मेन मैरिन नितल में कुछ परिवर्तन होने वाला है उससे यहाँ पर ये संभावनाएं नहीं बनती है। बंगाल की खाड़ी में जैसे आप जाएंगे कि म्यांमार से लेके यहाँ पर हम आएंगे, ये इंडोनेशिया है जो रिंग ऑफ पैसिफिक में है ना, तो म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक का ये जो क्षेत्र है ये प्लेट के अभिसारी सीमा का क्षेत्र है। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का बर्मी या यूरेशियन प्लेट से क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, और इसके कारण ये एरिया है जो है सुनामी के लिए प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे हुआ तो फिर हमारा तट क्या हुआ, प्रभावित हुआ था। तो म्यांमार से लेके यहाँ तक का जो कन्वर्जेंट ये मार्जिन आगे भी है, बट इस क्षेत्र अगर होगा तो फिर क्या करेगा, वो सुनामी का कारण बन सकता है। तो एक पॉइंट आप इसमें और डाल दीजिए, चौथा पॉइंट इसी के नीचे में, क्षेत्र वाले में ही तीसरा पॉइंट है। हाँ, तो जो भी हो तीसरा चौथा आप नंबर अपना कर लीजिएगा, लिखेंगे इसमें, उसी में तीसरा पॉइंट लिखिए, बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार से लेकर बंगाल की खाड़ी में म्यांमार से लेकर इंडोनेशिया तक इंडोनेशिया तक प्लेट की प्लेट की अभिसारी प्लेट की अभिसारी सीमा का क्षेत्र है। प्लेट की अभिसारी सीमा का क्षेत्र है, अर्थात प्लेट की अभिसारी सीमा का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अर्थात यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का बर्मी ऑब्लिक यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का बर्मी या बर्मी ऑब्लिक यूरेशियन प्लेट से अभिसरण हो रहा है अभिसरण हो रहा है अभिसरण हो रहा है इसलिए भारत का पूर्वी तट इसलिए भारत का पूर्वी तट इसलिए भारत का पूर्वी तट सुनामी के लिए अधिक इसलिए भारत का पूर्वी तट सुनामी के लिए अधिक सुभेद्य है, वनरेबल है, अधिक सुभेद्य है, वनरेबल है। क्लियर है? नीचे में लिखेंगे हेडिंग, सुनामी आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास। सुनामी आपदा प्रबंधन की दिशा में प्रयास। तो ये हेडिंग हो गया, इसमें हमारा हेडिंग होगा सुनामी का पूर्वानुमान, सुनामी का पूर्वानुमान एवं सरकारी प्रयास। सुनामी का पूर्वानुमान एवं सरकारी प्रयास, है ना।
कुछ चीज़ों को आप बोर्ड पर आइए और कुछ इमेज के सहारे हम समझेंगे तो हम इसे बेहतर समझ पाएंगे। जैसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सी लेवल है। तो जैसे हमने देखा था कि भूकंप का कुछ हद तक हम जैसे पिछली क्लास में पढ़ा कि कुछ विवर्तनिक कुछ जैविक संकेतक होते हैं जिसके आधार पर हम भूकंप का क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं, और उस दिशा में भारत में कुछ काम किए हैं वो हमने देखा था। इसी तरीके से सुनामी का भी कुछ जैविक और कुछ विवर्तनिक संकेतक होता है, कुछ सागरीय संकेतक होता है। अगर हम उसकी निगरानी करते हैं तो फिर हम सुनामी के आने की पूर्व सूचना को तैयार कर सकते हैं। इसमें 3 शब्द हमने की यूज किए हैं। कुछ इसके जैविक इंडिकेटर हैं, बायोटिक आप चीज़ों को देख सकते हैं, कुछ विवर्तनिक, और तीसरा हमने कहा सागर का। सागर का क्या होगा आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला इसका इंडिकेशन होता है कि जब सुनामी आएगा तो सुनामी आने से ठीक पहले तट का जल जो है ना अंदर की ओर तेजी से खींचेगा और तटीय क्षेत्रों में अवस्थित कई जलमग्न द्वीप दिखने लगेंगे। जलमग्न का अर्थ होता है जो पहले डूबा हुआ था वो दिखने लगेगा। ये सुनामी का इंडिकेशन है, क्योंकि एक्चुअली होगा क्या कि जब सुनामी आता है तो सागर का जल पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर उठता है ना। अब ये जल ऊपर उठेगा तो तट का जल क्या होगा, खींचेगा, है ना। ऐसे उठा तो ये क्या हुआ, खींचा। अब जब ये खींचा तो तटीय क्षेत्र में क्या होगा, कई सारे जो जलमग्न द्वीप हैं वो क्या होते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। तो एक इसका सागर में संकेत है कि अगर आप तटों पर हैं, कहीं पे परिवार के साथ घूमने गए हैं और तट का जल बहुत तेजी से अंदर खिंचता जा रहा है, तो आप मान लीजिए आधे घंटे 1 घंटे में सुनामी लहर वहां पर पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जान बचा के वहां से निकल जाइए। तो ये एक इंडिकेशन है इसका। जैविक इंडिकेशनों में हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं। जैसे एक है, ऐसा माना जाता है, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि कुछ आदिम जनजातियों में ये गुण पाया जाता है कि वो सुनामी तरह के खतरे को समझ जाते हैं। जैसे 2004 में जब बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था तो अंडमान की जनजातियां पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले गए, तो उनको सुनामी ने प्रभावित नहीं किया था। तो अब इस आधार पर लोग कहते हैं कि इट में भी उन्हें कुछ जैविक संकेतक मिलता होगा जिसके माध्यम से वो पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। दूसरा, सागर में एक मछली पाई जाती है, रेडबेड मछली है। रेडबेड मछली जो है गहरे पानी में रहने वाली मछलियां हैं। अगर वो मछली शैलो वाटर में आ जाए या फिर मछुआरों के जाल में अधिक फंसने लगे तो ये इंडिकेशन है कि गहरे सागर में कोई परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जिस जीव का नेचुरल हैबिटेट जो है गहरा सागर है, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के कोस्टल रीजन में आ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर कुछ परिवर्तन होने वाला है। 2004 में भी जब बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था तो उस समय मछुआरों के जाल में ये मछलियाँ काफ़ी अधिक आए थे। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि ऐसा कुछ हो तो आप उसे कर सकते हैं। और तीसरा, हाथी के बारे में माना जाता है कि हाथी जो है सुनामी लहर से जो जल की आवाज़ होती है ना, आप बड़े शांत में देखेंगे, अगर जल गति कर रही हो, शांत वातावरण, तो आवाज़ आता है जल का, है ना। तो हाथी में ये गुण पाया जाता है कि वो सुनामी लहर की आवाज़ को दूर से समझ लेता है और उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये तो कुछ जैविक संकेतक हो गए। विवर्तनिक संकेतक का अर्थ है कि अगर अंतः सागरीय भूकंप से सुनामी आता है तो इट में भी संभव है कि ये भूकंप का कॉन्सेप्ट ही है कि अगर कहीं पर बड़े अर्थक्वेक आने हो तो प्री शॉक और आफ्टर शॉक दोनों आता है। इसका अर्थ है कि उस बड़े भूकंप आने से पहले हल्के झटके वाले भूकंप इस क्षेत्र में आ सकते हैं। उस हल्के झटके वाले भूकंप की निगरानी करके हम सूचना जुटा सकते हैं कि इट में भी यहाँ पर सुनामी आ सकता है। तो ये क्या है, कुछ हमारे पास आधार हैं जिसके आधार से हम क्या कर सकते हैं, सुनामी का पूर्वानुमान कर सकते हैं। अब भारत में सुनामी पूर्वानुमान प्रणाली विकसित हो चुकी है। 2004 में जब सुनामी आया तो उसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करना शुरू किया और 2007 में हमारा सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में वो लगा है सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम। हैदराबाद में उसका कंट्रोलिंग सेंटर है और भारत सहित बंगाल खाड़ी के देशों को वो सूचना देने में सक्षम है। बेसिकली ये जो सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है ना, ये सेंसर आधारित होता है, कुछ इस तरीके से इस पर ये काम करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, सुनामी अगर भूकंप के कारण हुआ है
तो ये कैसे देता है और ये कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले क्या होता है कि सुनामी को मेज़र करने के लिए जो हम उपकरण यूज़ करते हैं, हम उसको सुनामी बैरोमीटर कहते हैं या सुनामी यंत्र आप कह सकते हैं। वो महासागर के नितल पर लगा रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये लगा हुआ है। अब इसमें ये सेंसर पर काम करता है। जैसे हमारा आपका मोबाइल कैसे काम करता है, सेंस आप अपने हाथ की संवेदना उसे देते हैं और टच स्क्रीन वो क्या होता है, खुलता है। तो ये सेंसर पर काम करने वाला, अगर नितल में कुछ परिवर्तन होगा, ये इस परिवर्तन वाइब्रेशन को ये जो सुनामी मीटर होता है ये मेजर करता है। ये फिर किससे कंट्रोलेड है? जीपीएस प्रणाली और सैटेलाइट से कंट्रोल है। तो ये सूचनाएं जीपीएस के माध्यम से कहाँ जाएगी? सैटेलाइट में, जो हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रणाली है। सैटेलाइट से ये कहाँ पर जाएगा? कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर से आप जहाँ भी सूचना भेजना है भेज सकते हैं। तो हमारा जो अर्ली राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली है 2007 से काम कर रहा है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व में दो और अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम है जो पैसिफिक में लगा हुआ है। एक अलास्का में है जो अमेरिका ने लगाया है, और दूसरा हवाई द्वीप में, उसकी राजधानी होनेलुलु है, वहाँ पर भी अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। वो दोनों अमेरिका के द्वारा लगाया गया, जिसको हम पैसिफिक अर्ली सुनामी वार्निंग सिस्टम कहते हैं। तो ये जो है सो इस तरीके से हमारा काम करता है ना। तो हमने हेडिंग क्या बनाया है? पूर्वानुमान एवं सरकारी। पॉइंट लिखेंगे इसमें। पहला पॉइंट, डॉल्फिन सेंसिटिविटी को रिकॉर्ड करता है, लेकिन डॉल्फिन जो होता है सो उसके लिए हमें अध्ययन करना होगा। हमने कहा जैविक संकेतक हो सकते हैं। अब जैसे हाथी में ही ये गुण है या कुछ आदिवासियों में ये गुण है, ये हम आप थोड़े कर सकते हैं रिकॉर्ड। ये तो जो उस विधा का जानकार है, सरकार उस पर काम करती है, उसके बाद वो चीज़ें आ सकती है। जिसमें भी संवेदनाओं को संग्रहण करने का है, उसका इसके लिए यूज किया जा सकता है। लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, लिखिए भूकंप के समान सुनामी, भूकंप के समान सुनामी, भूकंप के समान सुनामी के पूर्वानुमान के लिए भी, सुनामी के पूर्वानुमान के लिए भी कुछ जैविक, सुनामी के पूर्वानुमान के लिए भी कुछ जैविक विवर्तनिक, कुछ जैविक विवर्तनिक, कुछ जैविक विवर्तनिक एवं सागरीय संकेतक हैं, सागरीय संकेतक हैं, सागरीय संकेतक हैं, इंडिकेटर हैं, सागरीय संकेतक हैं। जैसे, जैसे, अब इसमें डैश देके पहला ए पॉइंट बना लेंगे। देखिए सुनामी आने से पहले, सुनामी आने से पहले, सुनामी आने से पहले सागर के तटीय क्षेत्र का जल, सुनामी आने से पहले सागर के तटीय क्षेत्र का जल, तटीय क्षेत्र का जल तेजी से सागर की ओर आता है, तेजी से सागर की ओर आता है, तेजी से सागर की ओर आता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण तटीय क्षेत्र में अवस्थित, जिसके कारण तटीय क्षेत्र में अवस्थित कई जलमग्न द्वीप, तटीय क्षेत्र में अवस्थित कई जलमग्न, जलमग्न का क्या अर्थ हुआ? जल में जो डूबा था पहले। कई जलमग्न द्वीप दिखाई देने लगते हैं, कई जलमग्न द्वीप दिखाई देने लगते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, देखिए कुछ हल्के झटके वाले, कम तीव्रता वाले, कुछ हल्के झटके वाले, कुछ हल्के झटके वाले भूकंप भी आ सकते हैं,
कुछ हल्के झटके वाले भूकंप भी आ सकते हैं। हल्के झटके वाले भूकंप भी आ सकते हैं, तीसरा पॉइंट। लेकिन कुछ जनजातियों में भी सुनामी को समझने की क्षमता होती है। कुछ जनजातियों में भी सुनामी को समझने की क्षमता होती है। सुनामी को समझने की क्षमता होती है, जैसे 2004 में जैसे 2004 में अंडमान की जनजातियां 2004 में अंडमान की जनजातियां पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। पहले ही सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। तीसरा, ये अगला पॉइंट जो भी होगा इसी में जैसे में लिखिए, रेडबेड मछली जो गहरे सागर की जीव है। रेडबेड मछली जो गहरे सागर की जीव है, गहरे सागर की जीव है का तटीय क्षेत्र की ओर आना, का तटीय का तटीय क्षेत्र की ओर आना, अगला पॉइंट। लेकिन हाथी भी सुनामी लहर की आवाज को हाथी भी सुनामी लहर की आवाज को दूर से ही क्या करेगा ये? हाँ, पकड़ नहीं लेगा, समझ पकड़ेगा कैसे है? दूर से ही समझ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, और उसके बाद व्यवहार में बेचैनी आने लगती है। खतरा देखेगा तो किसी का व्यवहार क्या होगा, है ना? व्यवहार में बेचैनी आने लगती है। आप ही को एक घर में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि अब यहाँ सुनामी आने वाला है, तो नॉर्मल रहेंगे हम लोग? कोशिश करेंगे कि दीवार तोड़ के निकलो कैसे भी यार, जो भी हो। तो ये तो हो गया इंडिकेशन। इसी में नोट करके लिखेंगे, या अगला पॉइंट बना के इसी में नोट करके पहले ही पॉइंट में नोट करके लिखिए पहला पॉइंट। लिखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पूर्व सुनामी चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया है। सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया है, जो 2007 से विकास किया गया है, जो 2007 से बंगाल की खाड़ी में जो 2007 से बंगाल की खाड़ी में कार्यरत है। 2007 से बंगाल की खाड़ी में कार्यरत है। इसका नियंत्रण केंद्र हैदराबाद है। इसका नियंत्रण केंद्र हैदराबाद है। इसका नियंत्रण केंद्र हैदराबाद है। लेकिन यह भारत सहित बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी से लगे देशों को बंगाल की खाड़ी से लगे देशों को
बंगाल की खाड़ी से लगे देशों को सुनामी पूर्व चेतावनी, बंगाल की खाड़ी से लगे देशों को सुनामी पूर्व चेतावनी देने में सक्षम है। सुनामी पूर्व चेतावनी देने में सक्षम है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, यूएसए द्वारा अलास्का, यूएसए द्वारा अलास्का एवं होनेलुलु में, यूएसए द्वारा अलास्का एवं होनेलुलु में, ये हवाई द्वीप की राजधानी है, होनेलुलु में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली, होनेलुलु में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली, होनेलुलु में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित या स्थापित किया गया है। सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित किया गया है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा एनडीएमए का दिशा निर्देश। एनडीएमए का दिशा निर्देश इस पीडीएफ पर है, आपको लिखाएं या पीडीएफ से आप कर लेंगे? कर लेंगे। ये एनडीएमए का दिशा निर्देश है। नॉर्मल वही पॉइंट होता है जो हम आप पढ़ते हैं, है ना? आप ध्यान से पढ़ लेते हैं। तटीय क्षेत्र में सुनामी प्रभावित जोखिम का, तो जोखिम क्या होता है ये हम लोग जानते हैं ना, यानी कि सुनामी आएगा अगर तटीय क्षेत्रों में तो इससे कितने जान माल का नुकसान होगा, इसका आकलन करना, इसका विश्लेषण करना इसमें कहा गया है। दूसरा है कि सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्वी तट ऑल ओवर प्रभावित है, लेकिन पूर्वी तट में भी सुनामी सबसे अधिक किस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, पहचान। इसी को हम कहते हैं कि सूक्ष्म स्तर पर सुनामी प्रभावित क्षेत्र की पहचान करना। सुनामी, संभावित सुनामी खतरों को दर्शाने वाले नक्शे या मानचित्र, यानी कि सुनामी से क्या क्या नुकसान हो सकता है उसका हम मानचित्र या नक्शा तैयार करें। संभावित सुनामी की निगरानी के लिए भूकंपीय सेंसर और ज्वार मापी उपकरण, यानी कि जिससे हम भूकंप का अनुमान लगा सकते हैं या टाइड के आने का लगा सकते हैं, उसका हम उपयोग करके सुनामी के बारे में कुछ काम कर सकते हैं। एसएमएस, रेडियो, टेलीविज़न और अन्य सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से सुनामी चेतावनी प्रणाली को क्या करना, प्रसारित। ये किसके लिए, यानी कि इन माध्यमों से जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जिनको सुनामी प्रभावित कर सकता है उनको समय पूर्व सूचना पहुंचाना है इसमें। फिर है कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करें। विभिन्न एजेंसियों का अर्थ हो गया कि जैसे जो कोस्टल स्टेट है, जो केंद्र है, जो कोस्टल यूनियन टेरेटरी है, तो उनकी जो भी एजेंसियां, विभाग, डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए हैं उनके बीच बेहतर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर है कि तटीय क्षेत्रों में नियंत्रित और सतत विकास के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र, कल हम ये पॉइंट लिखाए थे ना, और हमने कहा था कि इस पॉइंट का हमें चक्रवात में भी यूज करना है और सुनामी में भी यूज करना है। तो एनडीएमए का दिशा निर्देश है कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन हमने बनाए हैं उसको हमें कड़ाई से यहाँ पर लागू करना है या उसे पालन कराना है। सुनामी से प्रभावित होने की संभावना वाले क्षेत्र में संरचनाओं को क्या करना है, सुरक्षित स्थानों पर बनाए। इसका अर्थ है कि तटीय क्षेत्र में जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ऐसे क्षेत्र में बनाए जो सुनामी से प्रभावित ना हो, सुरक्षित क्षेत्र हो। तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सुरक्षा के लिए, नेचुरल बैरियर के लिए हमें किसका संरक्षण करना है, मैंग्रोव का। हम लोग पढ़े थे ना प्रकृति आधारित समाधान, कि अगर हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो प्रकृति बदले में हमें क्या करेगी, क्षति या नुकसान
कम पहुंचाती है। तो अगर हम तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव है, प्रवाल है, तटीय बालू का स्तूप है, इस सब का संरक्षण करते हैं तो सुनामी साइक्लोन से हमें क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। फिर है कि सुनामी जोखिम चेतावनी के संकेत और आपातकालीन कार्रवाइयों के बीच बारे में नियमित रूप से जागरूकता, यानी कि ये कम्युनिटी अवेयरनेस की बात करता है कि हम किस तरीके से कम्युनिटी अवेयरनेस को फैलाएं, है ना। फिर है कि स्थानीय समुदाय को सुनामी से निपटने के लिए तैयार करें, वही है कम्युनिटी वाला। तो संक्षिप्त पॉइंट सबको आपको ध्यान रखना है। योजना बनाना, अभ्यास करना, है ना। हमने लिखा था ना तैयारी में कि जो हमने योजनाएं तैयार की उसका समय समय पर हमें क्या करना चाहिए? मॉक ड्रिल करना चाहिए, ताकि जो हमने प्लान बनाया वो बेहतर तरीके से समय आने पर एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। प्रभावी सुनामी शमन प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय एजेंसियों के बीच सहयोग करें। एनडीएमए और एसडीएमए सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी सहयोग, वही बात है। सुनामी घटना के बाद खोज और बचाव कार्य के लिए योजना बनाना, है ना। तो ये तो आपदा के समय का हुआ कि जो सुनामी में फंसे हुए लोग हैं उसको कैसे बाहर निकालेंगे, और प्रभावित लोगों को आश्रय, भोजन, पानी और चिकित्सा, ये हम लोग लिखे थे ना आपदा के समय क्या करना होता है, तो वही पॉइंट है। और सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में रिहैबिटेशन, है ना, पुनर्वास करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति हमें बताना है। तो ऊपर जो हम लोगों ने आपदा प्रबंधन से संबंधित पढ़े थे ना 3 चरण वाला, वही सारा पॉइंट है इसमें, बट एनडीएमए के गाइडलाइन के हिसाब से हमें इसे ध्यान में रखना है ना। इस पर एक क्वेश्चन पूछा है सुनामी पर सिविल सेवा में, आप एक बार उस प्रश्न को देख लीजिए। यही है, दिसंबर 2004 को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई थी। सुनामी होने के लिए जिम्मेदार कारकों एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। एनडीएमए के दिशा निर्देश 2010 के प्रकाश में इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने के लिए तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये 16 पॉइंट इसमें डिमांड है अभी जो हमने। तो इस प्रश्न में इंट्रोडक्शन क्या होगा, सुनामी क्या है, और 2004 के सुनामी से थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन में ही आ जाए कि 2004 में आया था, ये इसका कारण था और इसने इसको प्रभावित किया। मेन पार्ट इस प्रश्न का एक है कि सुनामी के कारण के बारे में लिखना है, तो अब हम 7-8 पॉइंट लिख सकते हैं ना इसमें। तो आप देखिए, इसलिए हमने कहा कि लंबे किसी पॉइंट को एक्सपेंस नहीं करना है, क्योंकि इस पॉइंट में ये 250 शब्दों में लिखना है। कितने पार्ट हैं इसके? एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें शॉर्ट आपको सुनामी बताना है कि क्या है। फिर इसके कारकों पर एक पेज में हम जाएंगे, डायग्राम के साथ हम पॉइंट फॉर्म में बता देंगे। फिर इसका जीवन और अर्थव्यवस्था यानी सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आप सामाजिक आर्थिक प्रभाव पॉइंट फॉर्म में बता दीजिए कि ये है। और तीसरा इसका पार्ट है एनडीएमए का गाइडलाइन क्या है, तो वो पॉइंट फॉर्म में 16 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, 2-4-10 पॉइंट टाइम के हिसाब से को जितना याद है समझ में है वो आप लिख दीजिए। फाइनली क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। तो प्रश्न ये जो है सो आया हुआ है, इस तरीके से इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर है? तो आज आपके क्लास यहीं रोकेंगे हम। नहीं, क्लास में होली नहीं, अब बाहर कर लेंगे, क्योंकि प्रबंधन की तरफ से ही दिशा निर्देश है कि क्लास में नहीं है। मैं भी आपसे माफ़ी मांगूंगा, नहीं इसलिए क्योंकि हमारा 2 बजे से एक टेस्ट डिस्कशन है और मुझे एसएफएस जाना होगा अभी।